नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव के बाद एक चर्चा शुरू हो गई है जिसे हरीश रावत के बयान से पंख लग गए हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार आखिर 2027 के लिए किस दल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए या फिर कुछ खास व्यक्तियों के लिए? यह सवाल 3 कारणों से अधिक चर्चा में है। पहला, कांग्रेस के प्रवक्ता बॉबी पवार को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत बॉबी पवार को बीजेपी पोषित गंभीर खतरा बता रहे हैं। कांग्रेस के वोट को बांटने की एक राजनीतिक साजिश बता रहे हैं जिसको बीजेपी रच रही है। तीसरा कारण की बात करें तो खुद बॉबी पवार की पूरी गतिविधियां वो बीजेपी की सरकार के विरोध में है, लेकिन केदारनाथ में बॉबी पवार ने वोट कांग्रेस के काट दिए। इसीलिए सवाल यह है, युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ते लड़ते बॉबी पवार उत्तराखंड में कितने बड़े राजनीतिक फैक्टर बन रहे हैं? क्या वो सचमुच बीजेपी के बैकअप से कांग्रेस के वोट बांटने की साजिश की एक हिस्सा है, योजना का हिस्सा है, या फिर उत्तराखंड में सचमुच तीसरे विकल्प की 108 शुरू हो गई है? आइए ये समझते हैं बॉबी पवार 2027 की उत्तराखंड की राजनीतिक लड़ाई में किस तरीके से इस राजनीतिक लड़ाई को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। बॉबी पवार ने अभी 2 दिन पहले एक घोषणा की। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर युवाओं को उतारा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरे विकल्प पर विचार शुरू कर चुका है। और हम तो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, जो आपके सबसे बड़े लीडर हरीश रावत जी करते हैं, आपके तमाम नेता करते हैं, उत्तराखंडियत की बात करते हैं। और उस उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, उस उत्तराखंडियत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रयोग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताकर जो एक संदेश दिया है कि इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा से हटकर चीज़ें हो सकती है, उसके बाद लगातार कुछ ही समय बाद आज केदारनाथ के जो उपचुनाव के परिणाम है, उसने ये मैसेज दिया है कि हाँ, कांग्रेस भाजपा से हटकर चीज़ें हो सकती है। और आपने तो कांग्रेस ने भी इस प्रदेश पर राज किया है, भाजपा ने भी राज किया है, पर उत्तराखंडियत शब्द बोलने से क्या उत्तराखंड चेंज हो जाएगा? इसकी दिशा दशा बदल जाएगी। हम तो उस वास्तविक उत्तराखंडियत के लिए, यहाँ के जंगल ज़मीन के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए, अपने जो भाई भतीजावाद चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्रयास फलीभूत होते जा रहे हैं। टिहरी का देख लो, अभी केदारनाथ का देख लो, और आगे भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे 2027 में कम से कम लगभग जो प्रदेश के भीतर 50 ऐसे चेहरे मैदान में आए जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, जो इस विचारधारा से जुड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड को हम नई दिशा और दशा दे पाएंगे। कांग्रेस कह रही है बॉबी पवार उनका दुश्मन है, तो ये राजनीति में नहीं चलेगा। दूसरी बात है, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि भाजपा में सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानती है, कांग्रेस भी अगर सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अलग एक इस प्रदेश के अस्तित्व के लिए एक नई शक्ति पैदा जरूर होगी। यह सही है, केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम ने यह संदेश दिया है। बॉबी पवार धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड में बनते हुए दिख रहे हैं, भले ही अभी गढ़वाल के एक छोटे से हिस्से में, लेकिन वो राजनीतिक फैक्टर बन रहे हैं। पिछले 24 सालों से उत्तराखंड की जनता बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता को देखते हुए आई है, और इन दोनों ही दलों के नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, जो सत्ता में रहे, इन दोनों ही दलों ने उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर उस तरीके से काम नहीं किया जैसा जरूरी था। आप कुछ उदाहरण के साथ इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अभी उत्तराखंड के हर व्यक्ति तक पेयजल पहुंचाने की योजनाएं चल रही है, लेकिन पेयजल पहुंचा नहीं है। और पिछले कुछ समय में पेयजल योजनाओं में जिस तरह के भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है वो बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है। पानी लोगों तक पहुंचाने की योजनाओं में भी इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही हाल हेल्थ सेवाओं के भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी है, अन्य विभागों के भी है। उत्तराखंड में आजकल एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, इस वीडियो की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। त्रिवेंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर रहे पत्रकार रमेश भट्ट सहित और अन्य बहुत से लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। यह रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक का मामला है, जो सूचनाएं खबरों के जरिए आई है, और खुद यहाँ के रहने वाले मानवेंद्र नेगी जो बता रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसके अनुसार 4 साल पहले मानवेंद्र नेगी ने उद्यान विभाग से कागजी नींबू के 125 पौधे लिए। मानवेंद्र नेगी ने इन पौधों से एक बगीचा लगाया और 4 साल तक खाद्य पानी देकर
खूब मेहनत कर इस बगीचे को तैयार किया, लेकिन जब फल आने लगे तो पता चला पौधे जो उद्यान विभाग से लिए थे वो कागजी नींबू के नहीं है, जमेरी के हैं। मानवेंद्र का कहना है इसको लेकर उसने विभाग से शिकायत भी की है। उत्तराखंड में कुछ ही समय पहले पौध वितरण को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। उस वक्त बहुत से सवाल खड़े हुए थे, बहुत ही हल्ला मचा था। अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी जब इतना बड़ा घोटाला सामने आया और उस पर बहुत सारी बातें हुई, जांच हुई, तमाम चीजें हुई, तो अब भी ये मामले सामने आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से उद्यान विभाग के लोग काम कर रहे हैं। उस हल्ले के बाद भी कुछ सुधरा हुआ दिखता नहीं है, उस जांच पड़ताल के बाद भी कुछ भी सुधरा हुआ दिखता नहीं है। अब यह पूरा मामला क्या है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है और विभाग को शिकायत के बाद इस पर क्या एक्शन हुआ है और शिकायत क्या हुई है, इसको तो विभाग के मंत्री गणेश जोशी ही बता पाएंगे। गणेश जोशी को मानवेंद्र नेगी से मिलना चाहिए और इस पर विस्तार से जांच करानी चाहिए, आदेश जारी करने चाहिए। पता नहीं गणेश जोशी ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या पता वो कर चुके हैं, हो सकता है आगे बता दे कि हम तो इसको कर चुके हैं। यह तो गणेश जोशी ही बताएंगे, लेकिन उत्तराखंड में बहुत से सरकारी विभागों में जो कार्यशैली है अफसरों की, वो चिंता पैदा करने वाली है। आप एक दूसरे मामले पर ध्यान दीजिए। यह मामला अमर उजाला अखबार ने उठाया। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में जुलेड़ी ग्राम सबू पेयजल योजना का मामला है। यह यहाँ पर नदी के बीच में ही पेयजल परियोजना बना दी गई। 13 करोड़ रुपए पानी में बह गए। परियोजना का बीमा कराया गया था। अमर उजाला की रिपोर्ट बताती है बीमा कंपनी ने बीमे की रकम देने से मना कर दिया है और विभाग ने भी बीमा कंपनी को एनओसी दे दी है। अब यह जो 13 करोड़ रुपया डूब गया, इसका जिम्मेदार कौन है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन जांच कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, और सवाल तो यह भी है कि नदी में परियोजना क्यों बना दी गई, ये बड़ा सवाल है, जैसा कि अमर उजाला अखबार की रिपोर्ट बताती है। ऐसा नहीं है बस यही 2 मामले हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे अनेक मामले इस तरह के उत्तराखंड में मिल जाएंगे जो बीच बीच में खबरों में सुर्खियां बनते हैं और फिर उनका क्या होता है अता पता कुछ रहता नहीं है। अब ऐसे हालात में अगर बॉबी पंवार बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और जमीन तैयार होती हुई भी दिख रही है, तो यह बहुत बड़े आश्चर्य की तो बात नहीं है। हाँ, ये सवाल बन सकता है कि बॉबी पंवार से अचानक से कांग्रेस इतनी क्यों घबरा गई है। हरीश रावत बॉबी पंवार को बड़ा खतरा क्यों बताने लगे हैं। हरीश रावत ने तो यहाँ तक कहा है बीजेपी की योजना के तहत बॉबी पंवार कांग्रेस के वोटों को बांट रहे हैं और 2027 में वो कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब बॉबी पंवार खतरा बनेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हरीश रावत ने यह बात कहकर बॉबी पंवार को वक्त से पहले ही 2027 के लिए अभी से ही राजनीतिक मैदान के बीच में तो खड़ा ही कर दिया है। बॉबी पंवार कह भी रहे हैं, केदारनाथ के उपचुनाव ने उत्तराखंड में यह संदेश दे दिया है, तीसरे विकल्प पर विचार यहाँ की जनता कर रही है उत्तराखंड की। अब यह समझ लीजिए हरीश रावत जितना भी हमला बॉबी पंवार पर राजनीतिक तौर पर करेंगे, बॉबी पंवार उतना ही तेजी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की शक्ति प्राप्त करेंगे, यह तय है। वैसे बॉबी पंवार केवल कांग्रेस के लिए चिंता पैदा करने वाले नहीं दिख रहे, वो बीजेपी के लिए भी चिंता बन सकते हैं और खासकर कुछ लोगों के लिए तो वो अधिक बड़ी चिंता बन सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, धन सिंह रावत, बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में इन नेताओं की राजनीतिक जमीन है वहीं पर बॉबी पंवार अधिक एक्टिव दिख रहे हैं। बॉबी पंवार का अनिल बलूनी और प्रीतम सिंह से तो सीधे सीधे राजनीतिक टकराव बनता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। आने वाले समय में इन नेताओं में किसको लेकर, बॉबी पंवार को लेकर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनेंगे, कौन बॉबी पंवार को चुनौती देगा और इनमें से कौन बॉबी पंवार को राजनीतिक जो बॉबी पंवार की ताकत है उसको रोकेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। देखते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।